देखिए अब ये समरूपता के जो ओरिजिनल प्रमेय अब शुरू होते हैं। प्रमेय क्या देख लीजिए 11.6 बिल्कुल छोटा सा, दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कह रहा है वो, सिंपल सा एक लाइन लिख दी उसने, और आएगा तो ये बड़ा प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या है, दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। पहले इस चीज को समझ लीजिए, दो त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, दो। मैंने पहले ही कहा है कि सवाल को पहले समझो, उसे सिद्ध करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बात कर रहा हूं, देखिए दो त्रिभुज है, थोड़ी देर के लिए देखिए। वो 33 स्टूडेंट है, यहां पर आपके सामने कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। एक जैसे त्रिभुज का नाम दे दीजिए, जिसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी ई और एफ। कितने त्रिभुज है यहां पर, दो त्रिभुज है। अब दो त्रिभुज, अब ये कह रहा है कि समान कोणिक, क्या दिया हुआ है इसे समझिए। पहले दिया हुआ है कि कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। ये कह रहे हैं दो समान कोणिक त्रिभुज, मतलब कि दो ऐसे त्रिभुज जिसके कोण समान हो। समान कोणिक का मतलब जिनके कोण समान हो। तो यह क्या दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। हाँ, तो पहली बात जो दे रखा है वो आपके सामने है। एक कोण और डी कोण, बी कोण और ई कोण, सी कोण और एफ कोण, तीनों आपस में बराबर है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि क्या त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। अर्थात कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना है। क्या दे रखा है और क्या है हमारे, क्या दे रखा है और क्या हमें ज्ञात करना है, दोनों चीजें ही पता है। अर्थात कि ये त्रिभुज इसकी टू कॉपी है। यदि दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे की टू कॉपी होते हैं, फोटो कॉपी होते हैं। ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें आपको रचना करनी पड़ेगी। देखिए रचना ए बी बराबर डीपी, ऐसी बराबर डी क्यू की रचना की। ये इतनी लाइन ध्यान रखना, एवं पी क्यू को मिलाया। इसे समझ लीजिए, मैं कर रहा हूं रचना आपके सामने ही है। अब जितना ए बी है उतना यहां से एक माप लिया, इतना ये डीपी और ये डीक्यू। ठीक है ना, अर्थात कि ए बी के बराबर डीपी भुजा ले ली और एसी के बराबर डीक्यू ले ली, और फिर टी क्यू को क्या किया आपने, इस प्रकार से मिला दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, इसे क्लियर। रचना में क्या किया कि हमें ये पता है कि ए बी बराबर डीपी और एसी बराबर डी क्यू, और इस पी क्यू को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। यहां तक समझ लिया पूरी तरह, समझा। हाँ देखिए, अब यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब यहां से उत्पत्ति शुरू होता है, तकलीफ यहां से शुरू होती है।
यहाँ पर मैं दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, त्रिभुज एबीसी और डीपीक्यू। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू, एबीसी एवं त्रिभुज डीपीक्यू में हमें ये बताए कि AB बराबर DP, AB बराबर DP क्यों? रचना से अभी हमने रचना की। इसी प्रकार AC बराबर DQ, ये भी कोण A बराबर कोण D, क्यों? ये दिया हुआ है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ। समरूप में सर्वांग सम भी होगा। क्या होगा? ये सर्वांग सम है। क्या है? समरूप है। ये हर सर्वांग सम त्रिभुज क्या होता है? समरूप भी होता है। अर्थात कि ABC और DPQ दोनों क्या है? ये सर्वांग सम। सबसे पहले आप रचना करोगे, AB के बराबर इधर DP काटा, AC के बराबर DQ काटा, फिर PQ को मिला दिया, फिर त्रिभुज ABC और DPQ के बीच में हमने क्या कंपैरिजन किया, दोनों की दो भुजा और उसके बीच का कोण समान है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। अब देखिए, पहले यहां तक तुम उतारो, बिना देखा देखिए, मतलब बोर्ड पे देखो। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमने ये एक चीज साबित कर ली कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। अब यहां से देखिए आप, इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अतः कोण DPQ बराबर कोण B, अर्थात कि ये और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा? ध्यान दीजिए, DPQ कोण ये और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये मैंने साबित किया है। इसी प्रकार ये कोण DQP, ये किसके बराबर होगा? ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण C के बराबर। यहां तक बात समझ में आ गई? परंतु इसने दे रखा है इसका मान, अतः कोण DPQ बराबर कोण E और कोण DQP बराबर कोण F। क्यों? इसे समझिए, दिया हुआ है। अर्थात कि जब ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण बराबर, हमने सिद्ध किया है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हुआ। देखो कैसे, जितना इस कोण B का मान है उतना किसका मान है? ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज, ये समान कोणिक था, तो इसका मान इसका मान इसका मान इसका मान बराबर है। क्योंकि इसका मान और इसका मान और इसका मान और इसका मान बराबर आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। पर ये कब संभव हो सकता है? ये एक सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा है, और ये कह रहा है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण और ये कोण बराबर है। इसका मतलब ये एक संगत कोण है, और संगत कोण है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। अतः भुजा PQ पैरेलल EF, अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? पैरेलल है। दोनों क्या है? समांतर है। ये दोनों क्या आ गई? समांतर। यहां तक चीज समझ में आ गई? अब देखिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब इसमें समरूपता का नियम लागू हो रहा है। ठीक है, ये समांतर रेखा है, तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर। ये लागू हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं PE
अपॉन डीपी बराबर क्यू एफ या एफ क्यू अपॉन डी क्यू। यहां तक बात समझ में आ गई। ये और ये चूंकि हमने साबित कर लिया कि समांतर रेखा है, इसका मतलब इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का इस भुजा का अनुपात समान अनुपात होगा, क्योंकि समांतर रेखा है। ठीक है। अब इधर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर पीई अपॉन डीपी प्लस एक एफ क्यू अपॉन डी क्यू प्लस एक, दोनों में क्या जोड़ा, एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसका लघुत्तम लो, डीपी और एक का लघुत्तम, इसका भाग इसमें दो, एक का गुणा इससे किया तो पीई, एक का भाग डीपी में दिया, डीपी उसका गुणा एक से किया तो बराबर इसका लघुत्तम लो, डी क्यू, इसका भाग इसमें दिया, एक का गुणा इससे किया तो एफ क्यू प्लस एक का भाग इसमें दिया तो ये डी क्यू। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए पीई और डीपी, पीई और डीपी इसको क्या लिखा जा सकता है, डीई अपॉन नीचे डीपी का एफ क्यू और डी क्यू, ये नहीं मैंने हाँ डी क्यू और एफ क्यू, इसका मान क्या है, डीएफ अपॉन डी क्यू। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, ये मिटा दू इधर वाला, ठीक है, चित्र तो नहीं मिटा सकता हूं। अब यहां पर देखिए, उसको मैं यहां लिख रहा हूं डीई अपॉन ए बी सॉरी डी ई अपॉन ए बी और डी एफ अपॉन डी क्यू को लिख सकता हूं मैं ऐसा। देखिए इस डीपी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी, और इस डी क्यू की जगह क्या लिख दिया, ऐसी, क्योंकि हमें पता है कि इसके बराबर हमने रचना की थी। कोष्टक में लिख रहा हूं डीपी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ऐसी, ये हमने क्या की थी, रचना की थी। अब इसके बाद देखिए क्या, देखिए इसको चाहे तो ऐसे कैसे लिखिए, इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको वापस सीधा कर लो, ए बी अपॉन डी, नहीं करो तो चलेगा, किताब भी क्या इसलिए मैं कर रहा हूं, एस सी अपॉन डी एफ, अर्थात इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे। अब ये कंडीशन देखिए, ए बी अपॉन डीई, ये ए बी है, ये क्या है, डीई है, एस सी अपॉन डी एफ, ये एस सी है, और ये डी एफ। इसी प्रकार अर्थात कि ये भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात समान है। इसी प्रकार बीसी अपॉन ई एफ, अतः ए बी अपॉन डीई बराबर एस सी अपॉन डी एफ और बीसी अपॉन ई एफ। अर्थात कि इस त्रिभुज की ये भुजा का और दूसरी भुजा ये, इस भुजा का, इस भुजा का, इस भुजा का, इस भुजा का अनुपात क्या होगा, समान अनुपात होगा। और जब तीनों भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसका मतलब ये क्या त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हुआ, समरूप त्रिभुज हुआ। अतः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीई एफ इति सिद्धम। समझ लो इसे। हाँ, ये जो पहले प्रमेय था उसका जस्ट अपोजिट, पहले क्या प्रमेय था, दो त्रिभुज यदि समान कोणिक हो तो समरूप होता है, अपोजिट ये का वैकल्पिक है। यदि दोनों त्रिभुजों के कोण समान हो
तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों के यदि भुजाओं के अनुपात समान हो तो वह त्रिभुज भी क्या होते हैं, समकोणिक होते हैं। इसे समझिए उसी संदर्भ में, एक त्रिभुज है जैसे कि ये त्रिभुज ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। इसमें क्या सूचना दे रखी है, देखिए इसमें ये दे रखा है कि इस त्रिभुज ए बी सी में जो दिया हुआ है उसे देखिए, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या दे रखा है, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात क्या है, समान है। अर्थात कि ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ और तीसरा ए सी अपॉन डी एफ। अर्थात इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या है, समान अनुपात है। ये हमें क्या किया, इसने दे रखा है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे की फोटोकॉपी है। वो ये हाँ, ये दोनों देखिए, ये दोनों मती मारी की कोयल भी कौआ दिखती है। हाँ, ये और ये देखिए। अब सिद्ध क्या करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या समरूप है, ये सिद्ध करना है। अब रचना ये अभी तक कैसे कैसे चल रहा है, रचना देखिए, इसमें भी रचना वही है, ए बी बराबर डीपी, ए सी बराबर डी एफ, हाँ सॉरी डी क्यू अंकित करके पी क्यू को मिलाया। यहां तक बात समझ में आई, कैसे वापस कल अभी थोड़ी देर पहले किया वही। ए बी जितना जितना है ये पी, यहां पर देखिए अब ए बी के नाप की भुजा यहां पर अंकित कर दी, एसी के नाप की भुजा यहां पर अंकित कर दी, और हमने क्या किया, इस पी और क्यू को मिला दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए हाँ, पहले समझ लो फिर उतारो। यहां पर देखिए हमें वैसे दे रखा है कि ए बी अपॉन डी ई ए बी अपॉन डी ई और दूसरा है ए सी अपॉन डी एफ। ये दिया हुआ है, क्या है इस पूरे सवाल में। देखिए हम यदि ये साबित कर दें कि ये और ये समरूप है, क्या साबित कर दें, ये और ये समरूप है, या फिर ये और ये पूरा समरूप है, तो इसका मतलब ये दोनों समरूप क्या हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। ये हमारे पास सूचना पहले से ये कि ए बी अपॉन डी ई और एस सी अपॉन डी एफ ये दे रखा है। अब यहां पर देखिए ये ए बी अपॉन डी, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ दे रखा है। इस ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डीपी अपॉन डी ई बराबर ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी एफ। अर्थात कि ध्यान दीजिए यहां पर इस ए बी की जगह आपको राउंड नहीं करना, डीपी लिखा, एसी की जगह
डी क्यू लिखा क्योंकि ये और ये रचना से बराबर है। यहाँ क्या लिखोगे? रचना से। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ए बी बराबर डी पी और एस सी बराबर डी क्यू रचना से। हमने रचना की थी ऐसी। अब यहां पर ये कंडीशन देखिए, डीपी अपॉन डीई, डीपी अपॉन डीई, डी क्यू अपॉन डीएफ, ये बता रहे हैं। अर्थात कि इसका अनुपात और इस पूरे का अनुपात और इसका अनुपात और इस पूरे का अनुपात क्या समान है? ये समान कब हो सकता है? अतः भुजा पी क्यू ये और ये एफ दोनों क्या है? समांतर। ये जब तक समांतर नहीं होगी तब तक इसका अनुपात इसका अनुपात समान नहीं हो सकता है। इस चार्ट से लगा के लास्ट देख लो इसे एक बार। हाँ, अब क्या करें आगे देखिए। अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज डीपीक्यू समरूप है। डीपीक्यू किसके समरूप है? त्रिभुज डीईएफ। अर्थात कि ये और ये समरूप है। क्यों समरूप है ये भी देख लो। ये दोनों समरूप क्यों है? क्योंकि इस छोटे वाले त्रिभुज में डी, इस बड़े वाले त्रिभुज में डी ये समान है। इसका ये कोण और ये कोण क्या है? समान है। इसका ये कोण और ये कोण क्या है? समान है। तो आपको लिखना पड़ेगा। पहले थोड़ा मैं लिख देता हूं। त्रिभुज डीपीक्यू एवं त्रिभुज डीईएफ में कोण डी बराबर कोण डी, इसी प्रकार कोण डीपीक्यू बराबर कोण डीईएफ। ये और ये बराबर है। क्यों? संगत कोण है। क्या? कौन से कोण है? क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है कि दोनों रेखा समांतर रेखा है। इसी प्रकार कोण डी क्यू पी बराबर किसके बराबर है? कोण डी एफ ई, ये भी क्या है? संगत कोण है। और इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण समान है। अतः कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डीईएफ। डी पी क्यू और डीईएफ। अब चूंकि ये समरूप है, ये और ये पूरा समरूप हो गया है। थोड़ी देर के लिए देखिए, यदि ये सिद्ध हो जाएगी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज पूरे के भी क्या है? समरूप है। क्लियर? यहां पर ध्यान दीजिए। आपको कहां गया था सवाल? अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू में ये और ये समरूप क्यों? समझ में आया? अपन इसको ये सीधे कर लेते हैं। हाँ, आप तो सिर्फ ये ध्यान दीजिए, ये कौन? ये त्रिभुज और ये बड़े वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के आ गए? समरूप आ गए। समरूप आ गए, इसका मतलब डीपी अपॉन पीई बराबर, ध्यान देखो, ये पूरा त्रिभुज, उसमें एक त्रिभुज ही है। इसको थोड़ी देर के लिए अलग मानो। ये त्रिभुज, इसको मैं अलग कर लेता हूं। ये साथ साथ है। एक तो ये त्रिभुज है और एक पूरा ये है। अब यहां मैंने लिखा डीपी अपॉन, इस पर लिखा क्या? डीपी अपॉन डी, सॉरी, ये पूरा डी, क्योंकि एक तो ये डीपी है, जैसे ये डी पी और क्यू, डीपी अपॉन डीओ, डीई, सॉरी डी,
अर्थात कि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात और इसके किसी भी भुजा का अनुपात बराबर होगा। मैंने यहाँ लिखा देखो ये डीपी अपॉन डीई, फिर लिख रहा हूं पीक्यू अपॉन ईएफ। आप समझ आ गई? तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात समान होगा, तो इस भुजा का और इस भुजा का भी अनुपात क्या होगा? समान होगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको वापस पूछा रहा हूं। ये डीपी अपॉन डीए और पीक्यू अपॉन ये संभावना हमारे पास आई। डीपी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? डीपी की जगह क्या लिख सकते हैं? एबी अपॉन डीई और पीक्यू की कौन सा था? ये डीक्यू था क्या? हाँ सॉरी, ये पीक्यू अपॉन ईएफ। आप वैसे ही ये पीक्यू अपॉन ईएफ। सिर्फ डीपी की जगह मैंने क्या किया? एबी। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ये? एबी अपॉन डीई, इसका अनुपात और पीक्यू अपॉन ईएफ, इसको आगे करना पड़ेगा मुझे लगता है। मैं देख लेता हूँ। हाँ, हमें सिर्फ इतना सिद्ध करना है। देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हमें एक ही चीज सिद्ध करनी है। सिद्ध ये करनी है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। हमें ये पता चल जाएगा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग समरूप हुआ, और ये समरूप हुआ तो दोनों ही पूरे क्या हो गए? समरूप। ध्यान दीजिए, अभी चुपचाप आगे बैठ जाओ। या एबी अपॉन डी देखो, या एबी अपॉन डी इसका मान किसके बराबर है? बीसी अपॉन ईएफ। तो एबी अपॉन डी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? बीसी अपॉन ईएफ और या पीक्यू अपॉन दिया हुआ है, देखो समझो इसे, ये दिया हुआ है। एपी अपॉन डीई की जगह मैंने क्या लिख दिया? क्योंकि एपी अपॉन डीई का मान किसके बराबर है? बीसी अपॉन ईएफ। ये दोनों क्या हो जाएंगे? नीचे कट गए, तो बीसी बराबर क्या आ गया? पीक्यू। अर्थात कि बीसी बराबर पीक्यू। हमें पता है एबी बराबर किसके बराबर है? डीपी। तीसरा एसी किसके बराबर है? एसी बराबर है डीक्यू। अतः भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? डीपीक्यू। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये दोनों समरूप है। थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी क्या है? समरूप है। इसका मतलब ये हो गया, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और इक्की सिद्धांत। क्लियर? चलिए, ये देखिए टफ काम है, 2 महीने प्रमेय थे। ये हालांकि थोड़ा टफ काम है, इसको जाके 1-2 बार वापस देखना वीडियो, और आप सबसे टफेस्ट चीज पढ़ रहे हो इसकी। ये इसके बाद तो फिर ये दो दिन के बाद तो एक और सी खत्म अपना। फिर तो हमें 50% जो अपने हमारे सिलेबस पे है उसको क्या करना है? उसमें छाटना है और उसका रिविजन करना है। फिर जो तैयारी चलेगी ना, फिर जैसे मैथमेटिक्स की तैयारी, इनकी तैयारी तो अकॉर्डिंग टू अपन जो उसके हिसाब से लेंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और वो उतने परफेक्टली हमको करने आने चाहिए, वो तैयारी अपन करेंगे लगातार कई महीनों तक मैथमेटिक्स की। रिविजन में ऐसा होगा कि एक आधी बार मैं उस चैप्टर को पढ़ा के भी रिविजन कराऊंगा, थोड़ा बहुत दे दूंगा, उसके बाद रिविजन कराऊंगा। ठीक है ना? चलिए।